गुड आफ्टरनून 9th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने तीसरा चैप्टर दैट मीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर डिस्कशन किया था, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उस पर भी डिस्कशन किया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट हो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ये जान जाएं कि आखिर हमने कल पढ़ क्या लिया था। दैट मीन रिकॉल द प्रीवियस क्लास। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्रश्न ये होता है कि एक्चुअल में क्या ज़रूरत है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, क्या इम्पोर्टेंस है इनका। तो वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन ऑकर विथ सम रूल्स और लॉज और विद सम लॉज ऑल्सो, कि जब भी कहीं किसी के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ लॉज लगते हैं जिनके बेस पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक्चुअल में ये जो टोटल लॉज हैं ये 5 होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 होते हैं, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्लास 9 सिलेबस, हम यहाँ पर सिर्फ 2 लॉ ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहा गया इसमें मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया एक्टिविटी की हेल्प से। कल पढ़ा था हम लोगों ने कि टेक ए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए बीकर एंड बेरियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब और इग्निशन ट्यूब, और उसे हैंग किया था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उसको बंद कर दिया था, उसको फ्लास्क को स्टॉप, जो फ्लास्क होता है, जो हमारा फ्लास्क जिसमें कि हम लोगों ने सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है, उसको बंद करने के बाद उसकी बेइंग कर ली। बेइंग करने के बाद हमने देखा कि उसका वेट 300.23 ग्राम आ रहा है, और जब हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, मोड़ दिया, तो उसमें जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, इग्निशन ट्यूब के अंदर जो बेरियम क्लोराइड था वो जाकर के सोडियम सल्फेट के साथ इंटरेक्ट हो गया, जिससे कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया था। और उसके बाद जब देखा गया वेट क्या है, तो वेट फिर वही आया जो कि रिएक्शन से पहले था। हेंस इट इज़ क्लियर दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। दूसरा देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें कहा गया था कि इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, ये हमने इसमें जान लिया था। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी नो दैट इन वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो देखिए वाटर जो है, पानी है, आप किसी भी सोर्स से लाओ, रेन वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, समरसेबल वाटर हो, अमेरिका का वाटर हो, इंडिया का वाटर हो, कहीं से भी लाओ, किसी भी सोर्स से लाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मास के अकॉर्डिंग ऑलवेज 2⁻16 आइदर 1:8 में होंगे। तो बस इससे प्रूफ होता है कि इन ए केमिकल कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं रिगार्डिंग द एटम्स, और कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, कैसे सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें कहा गया था मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल और कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। इनडिविजिबल हैं, डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। दैट मीन इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, ये भी एटम के अंदर ही रहते हैं ना। लेकिन पहले डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि एटम सबसे छोटा है,
और एटम का वर्ड मीन वहाँ समझाया गया था ए इक्वल टू कैन नॉट। अगर हम आपको मेंशन करें तो कहा गया था ए इक्वल टू कैन नॉट और टम इक्वल टू कट, कैन नॉट कट। ठीक है, तो एटम का जो वर्ड मीन समझाया गया था वो उसका मतलब उन्होंने लिया था कैन नॉट कट, दैट मीन इंडिविजिबल है। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया था एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सभी प्रॉपर्टी में एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो सभी प्रॉपर्टीज़ में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहा गया था एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। स्मॉल होल नंबर रेशियो में एटम कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर के फिर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट नंबर था इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी में भी जैसे हमने आपसे कहा CO2 है तो रिलेटिव नंबर क्या है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और काइंड्स ऑफ एटम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात कर रहा है एटम को लेकर के, तो एटम को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। तो क्या कहें, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एटम तो ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं आप एटॉमिक फॉर्म में। जैसे इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आयरन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इनर्ट मेटल हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर जाती हैं। और अधिकतर जो रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। इसने कहा सबसे छोटा है, ऐसा कि कहा गया। हम उस समय वही बात मानेंगे जो उन्होंने कहा था। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर की हेल्प से भी देख पा रहे होगे, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि इस प्रकार से जो एटम है वो छोटे छोटे मिलते चले जाते हैं। ठीक है, और जैसा आप देख पा रहे हो, ये देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बता रहे हैं N2, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, ये मोनो एटॉमिक है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, हीलियम है। ठीक है, और ये H2 का फॉर्मेशन है और ये CH4 का फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। इनको हम अनदर तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो बात करनी थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, तो काफ़ी किया था। कंक्लूज़न ये था कि मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं उनके जो सिंबल है उनके नाम लैटिन लैंग्वेज के नाम के फर्स्ट लेटर से लिए जाते हैं, लेकिन जब एक बार किसी एक का फर्स्ट लेटर यूज़ कर लिया जाए तो फिर अगले के लिए उसके लिए सेकंड लेटर लेते हैं जो कि स्मॉल लिखा जाता है। जैसे अगर कार्बन C हो गया तो फिर क्रोमियम C नहीं होगा, फिर कोबाल्ट C नहीं होगा, फिर कॉपर C नहीं होगा, फिर कैल्शियम C नहीं होगा, फिर सीजियम C नहीं होगा। एक बार C हो चुका ना, तो फिर क्रोमियम Cr, कोबाल्ट CO, आपका कॉपर Cu। ठीक है, तो ये लैटिन लैंग्वेज के उससे लिए जाते हैं। फिर हमने बात की थी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम कुछ होते हैं और सिंबल कुछ और होता है। जैसे हमने कहा आयरन सिंबल Fe है, गोल्ड सिंबल Au है, सिल्वर सिंबल Ag है, लेड सिंबल Pb है। तो ये वो लैटिन लैंग्वेज के नेम होते हैं। जैसे गोल्ड को ऑरम, सिल्वर को अर्जेंटम, आयरन को फेरम, कॉपर को क्यूप्रम, प्लम्बम, लेड को प्लम्बम। तो ये उनके नाम से लिए गए हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम कुछ होते हैं, सिंबल कुछ जाते हैं। सोडियम सिंबल Na। अरे ये क्या हुआ, सोडियम SO होता या S होता, लेकिन वो तो Na है। इसलिए है क्योंकि उसका लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या है, नेट्रियम है। अब नेट्रियम है तो N तो अकेला लिखेंगे नहीं, नाइट्रोजन कवर कर चुका उसे तो N। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो शुरू में है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, वो एक एक लेटर वाले हैं। लेकिन फिर जब और उन्हीं के नाम पे आ गए तो फिर उनके लिए दूसरा स्मॉल लेटर भी लिया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कल हमारी स्टडी हुई थी। अब हमें आज से यहाँ से इसको एक्चुअल में पढ़ना था। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि जो एटम है वो तो बहुत छोटा है, और जब इतना छोटा पार्टिकल है तो उसका मास भी कैसा होगा, बहुत कम होगा। अब देखिए समस्या का समाधान कैसे होने वाला है। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि सिंस एटम
are very small in size. Since atoms are very small in size, its mass is very small and determining its mass is very difficult. So, the mass of an atom is compared with the mass of a standard atom. मतलब इतना छोटा है एटम का मास कि किसी भी सेंसिटिव बैलेंस से भी उसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, किसी भी सेंसिटिव बैलेंस से भी उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसने कहा कि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो लिखा है द एटम विच इज कंसीडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम इज कार्बन 12। तो फिर कंपेयर करने के लिए किसे लिया गया? कार्बन 12। ये सर ये क्या होता है कार्बन 12? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। इसमें सबसे स्टेबल जो आइसोटोप है वो कौन सा होता है? C12 होता है। सबसे जो स्टेबल आइसोटोप है वो होता है C12। अच्छी बात। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें? एटम whose atomic mass is 12 U that mean unified mass, atomic mass unit U जो है 1 atomic mass unit U is the mass of 1/12 the mass of carbon 12 atom. The atomic mass of an element is defined as, अब डेफिनेशन देखो आप एक्चुअल में क्या है कि अब देखो आप समझो क्या होता है। जैसे हम आपको अपनी भाषा में समझाएगा। सपोज दैट आपसे कहा गया आपका वजन कितना है और वेट कितना है, और किसी ने, अच्छा देखो वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेट और जो मास है वो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। कि किसी का भी जो मास है वो ऑलवेज फिक्स होता है, लेकिन वेट है वो वेरी कर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में वेट जो होता है, ठीक है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस पर डिपेंड। जैसे ऐसे आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर और अगर इतना दूर चली जाए कि हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर ही चली जाए, तो वो चीज़ लौट के ही वापस नहीं आएगी। इसलिए आपने देखा होगा स्पेस में, जब आपने देखा होगा कल्पना चावला या जिन किसी को भी आपने कभी देखा हो किसी वीडियो में, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो उनको देखा होगा आपके वो हवा में तैरते रहते हैं। कारण क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जो हैंग है वो हैंग रह गई, हवा में लटकी तो लटकी रह गई। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ इस एट्रैक्शन फोर्स की जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वहाँ से अगर दूर चला जाता है तो फिर वो चीज़ें मान लो लौट के वापस नहीं आएगी, जिसको ई कचरा भी कहते हैं। और तमाम स्पेस उपग्रह तमाम जो होते हैं क्रैश कर जाते हैं, तो वो सब उसी में बने रहते हैं, हमारे स्पेस में ही बना बहुत सा कचरा इकट्ठा है। अच्छा, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, अब देखो क्या लिखा है, द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विथ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो किसी भी एक एलिमेंट का मास C12, कोई भी एक एलिमेंट C12 के, किसी भी एलिमेंट का एक कोई भी एटम है वो C12 के 1/12, 12 का 1/12, 12 का 1/12। सो 12 का 1/12 कितना होगा? 1 होगा। फिर से समझो आप, 12 का 1/12। ठीक है, एक बार फिर आपको इससे बताएं। सो 12 का दैट मीन 1/12 ऑफ C12 एटम। तो 1/12 ऑफ C12 एटम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट, C12 का 1/12, 12 का 1/12 1 हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से जितने टाइम हैवियर होता है वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम आपको ये कहें कि अगर आपका वज़न 40 किलो है तो हम ये कह सकते हैं कि आप 1 किलो से 40 गुना भारी हैं। अगर माना कि हमारा वज़न 75 किलो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा वज़न जो है वो हम जो हैं वो 1 किलो से 75 गुना भारी है। समझ गए हो ना। तो ऐसे ही किसी भी एक एलिमेंट की एक एटम का जो मास, वो जो एक एटम है वो C12 के 1/12 पार्ट से
C12 के 1/12 पार्ट से जितने टाइम हैवियर होता है वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। जैसा कि लिखा है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, एल्युमिनियम 27 है, सल्फ़र 32 है, क्लोरीन 35.5 है और कैल्शियम 40 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे एटम हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक मास कंसीडर किए गए, कंपेयर किए गए। अच्छा, अब प्रश्न मन में ये उठता है कि सर एलिमेंट तो बहुत थे, ऐसे कार्बन में क्या स्पेशलिटी थी, क्या कार्बन में ऐसी क्या विशेषता थी जिससे कि कंपेयर करने के लिए C12 का सहारा लिया गया? तो देखिए, रियलिटी ये है, एक तो ये स्टेबल आइसोटोप है C12, ईज़िली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए C12 को ही कंपेयर करने के लिए लिया गया। जबकि इससे पहले हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर एलिमेंट को भी कंपेरेटिव स्टडी के लिए लिया गया था। लेकिन अब आप जानते हो कि जो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग C12 को ही माना जाता है और इसी से कंपेयर किया जाता है। चलिए अगली बात करें, अगर हम अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। ध्यान से सुनिए, हम मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली मॉलिक्यूल होता क्या है? व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, जब 2 या 2 से अधिक एटम जो होते हैं वो कंबाइन कर जाएं। क्या लिखा हुआ है ज़रा देखेंगे, ए मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब आप कहोगे कि सर लगभग मिलती जुलती ये लैंग्वेज यही तो एटम में थी, उसमें भी तो कहा था आपने एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आप सही पकड़े हैं, अगर आप उसको देख रहे थे ठीक से तो ये बात सही है कि एटम स्मॉलेस्ट है और आप कह रहे हो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट है। अब ये तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक्चुअल में है क्या कि एटम स्मॉलेस्ट है बट इट इज़ नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता, मतलब स्मॉलेस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप में जो रह सकता है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी एक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल ले लो, वो वाटर हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो, मेथेन हो, अमोनिया हो, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल ले लो, तो वो मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस की ओवरऑल सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। उस मॉलिक्यूल में उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। ए मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है और एटम्स के बीच में डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्स, जो केमिकल फोर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग फोर्स हैं, वो काम करते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है N2O2, ठीक है, H2, और डिफरेंट के भी हो सकते हैं, जैसे CO2, CH4, H2O, NH3, तो ये अलग अलग के भी हो सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है, देखो एक जैसे है H2O2, N2, Cl2, लेकिन अलग अलग दिख रहा है। देखो NO, अगर इसको हम लार्ज कर दें, ठीक है, तो ये दिख रहा है NO, ये दिख रहा है H2O, ये दिख रहा है NO2, ये दिख रहा है CO2। तो इस तरीके से एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो एटम हैं वो एक जैसे एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा बस इसको, कि जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आज हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको कल हम और एक्सप्लेन करेंगे कि जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंपल सी बात है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटम के कॉम्बिनेशन से बने हों उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, लाइक दैट O2,
N2, H2, Cl2, F2, S8, O3, P4 जो एक जैसे एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लाइक दैट CO2, H2O, NH3, PCl5, C6H12O6, SO2, HCl। तो जो अलग अलग डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और जो एक जैसे एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और जैसा कि आपसे कहते हैं NCERT बुक ज़रूर पढ़ते रहिए। NCERT बुक पढ़ोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और लगातार वीडियोस को देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माई की।